जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक भर्ती के एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, यदि आप मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जीन पियाजे सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत एग्जाम में पैडागोजी समेत लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिससे बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। सिंपल से लेकर टफ क्वेश्चन जीन पियाजे से आपको मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, पूरा सिद्धांत पढ़ने के लिए आप हेडिंग डालिएगा और नोट्स को मेंटेन कर लेना, जिससे कोई भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आपसे निकले ना इस बार पूरे में पूरे नंबर। तो फटाफट यहां पर देखिएगा, पियाजे का सिद्धांत डाल लो और बारीकी से शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। आपको शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा। यदि वाकई में शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आपकी हेडिंग होनी चाहिए। जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। जीन पियाजे यानी जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म कहां पर हुआ है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किनर कहां के मनोवैज्ञानिक हैं, तो बोले अमेरिका के हैं, ठीक है ना। पावलोव कहां के हैं? बोले रशियन हैं, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। ऐसे ही जीन पियाजे कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म आपको नहीं याद रखना है, लेकिन इनका प्लेस आपको याद रखना है। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किताबों में आपको नहीं मिलेगा, मैं वादे के साथ कह सकता हूं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसकी है? तो आंसर जीन पियाजे। जीन पियाजे की प्रथम पुस्तक कौन सी है उनके जीवन की? तो आंसर होगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। कब लिखी है? 1923 में लिखी है। दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से यह कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं जीन पियाजे की, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को नोट करके अपने स्टार में लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं। क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि पियाजे ने किस अवस्था से लेकर किस अवस्था तक का विकास का सिद्धांत दिया है, कौन सी अवस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक अध्ययन किया है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है। वृद्धावस्था तक का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे ने दिया है वो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। दोस्तों, क्लियर है? वीरों, आगे मैं बात करूं तो पियाजे से रिलेट करने वाले 4 पॉइंट आपको ऐसे ही स्टार बना के लिख लेने हैं, फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे। पियाजे ये कहते हैं कि भाई संज्ञानात्मक विकास मैंने दिया, यानी संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध अध्ययन सबसे पहले किसने किया है? पियाजे ने किया है। आंसर पियाजे। अपने बच्चों पर प्रयोग करने के लिए काफी चर्चे में रहे और काफी विवादों में रहे। आंसर पियाजे जाएंगे। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास ने पियाजे महोदय ने किस पर प्रयोग किया है, जैसे स्किनर ने चूहे पर किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है, ऐसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अपने बच्चों पर किया। अपने बच्चों यानी छोटे छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए उनके शारीरिक परिवर्तन को देखा और उनकी कार्यशैली को देखा और यह सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। तो काफी ये विवादों में रहे। अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि बच्चे छोटे से लेकर एक बड़े साइज में, एक बड़े एज के हिसाब से बढ़ते हैं और उनमें जो चेंजमेंट आते हैं अवस्था के दौरान, इसलिए इसको अवस्था का सिद्धांत कह दिया गया। इसे मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा ही जाता है, तो आप नोट कर लें। ठीक है? कोई समस्या? एनी डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से पढ़िए। अब आते हैं मुद्दे पर। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं की, अगर मैं अवस्थाओं की बात करूं तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे महोदय ने कितनी अवस्थाओं को दिया है। पियाजे महोदय ने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है अपने सिद्धांत में, और वो पुस्तक का नाम याद रखना, द लैंग्वेज वाला। ठीक है ना? बहुत अच्छे। अब ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? एक है संवेदीगामक अवस्था, एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब दिमाग लगाना दोस्तों, पियाजे से आपकी थ्योरी किताबों में बहुत कठिन है।
लेकिन आपको इतना सरल बना दिया है। देखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पियाजे ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कल को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था पियाजे की नहीं है, तो ये 4 अवस्थाएं आपको जब याद होंगी तो वो नहीं वाला है क्वेश्चन वाला अपने आप लग जाएगा दोस्तों। अब ये चारों अवस्थाओं की एज आपको और याद रखनी है। चारों अवस्थाओं की एज आपको और याद रखनी है। कैसे याद रखोगे समझिए। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की जो पहली स्टेज है, जो शैशवावस्था से रिलेट करती है, जो शिशु होता है, वो संवेदी गामक अवस्था, जिसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। मैं पूरा अभी लिखाऊंगा, केवल अभी जैसा लिखा है वैसा लिख लीजिए नोट्स में। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है दोस्तों। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 2 वर्ष से ऊपर बढ़ा, तो एक अवस्था आती है जिसको 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है अभी तक? अभी तक ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, और तीसरे नंबर पर ये पूछा गया है। सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, सबसे ज्यादा ये स्टेज पूछी जाती है एग्जाम में। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है पियाजे के अनुसार? तो 7 से 11 साल है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश हुआ, और 11 से 14 साल या 11 से ऊपर की एज को हम कहते हैं औपचारिक, या इसको औपचारिक के साथ साथ अमूर्त भी लिख लेना, अमूर्त, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मूर्त है, ये अमूर्त है। ठीक है, यहां पर भी आप क्या लिख लोगे? औपचारिक कौमा या कोष्टक में अमूर्त और लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। अमूर्त और औपचारिक एक ही चीजें होती हैं। तो ये स्लाइड आपने लिख ली, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हमें ये सारी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए पियाजे से, जिससे कोई भी बच्चा ये ना कह पाए कि एग्जाम में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। हेडिंग डाल लो कि संवेदी गामक अवस्था कितने साल की होती है। पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि जन्म से 2 साल की होती है। तुरंत आप कंठस्थ कर लो। आपको बच्चा दिख रहा होगा, मैं हर स्लाइड में आपको बच्चा दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा दोस्तों, तो मैं वैसे वैसे बच्चे की एज बढ़ाऊंगा। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा शिशु होता है, गोदी में खेलने वाला बच्चा होता है। ठीक है ना, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे 2 साल तक का जो बच्चा होगा वो संवेदी गामक अवस्था में पियाजे के अनुसार रहेगा। ठीक है, यह जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ये आप नोट कर लीजिए। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी, ये देखिए यहां पर डबल लिख गया है, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। क्या करना है? अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। ये आप याद रखिएगा भाई। बच्चा होता है छोटा, और अगर बच्चा छोटा होगा तो वो इंद्रियों से कहेगा, आपसे ये नहीं कहेगा, उसको भूख लगी होगी कि ओए भाई दूध की बोतल दो आके, मुझे पीना है दूध और चौड़े से सोना है, ये नहीं कहेगा। बच्चा छोटा है, बोल नहीं पाएगा, और अगर उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा। और ये प्रदर्शित कैसे करेगा? इंद्रियों से करेगा। और इंद्रियां कौन सी होती हैं? जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा। तो संवेदी गामक अवस्था को एक और नाम से जानते हैं, इसको यहां पर स्लैश करके लिख लीजिएगा, इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था किसे कहते हैं? यह संवेदी गामक अवस्था ही है दोस्तों। और यार मैं आपको बता दूं कि इंद्रियों के द्वारा, क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में कल को पूछा जाए कि इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है, कौन सी एज है? तो आंसर संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। ठीक है, यहां पर गामक क्रियाएं कर लो, गामक कर लो, उल्टा लिख गया है, गामक क्रियाएं। ठीक है, गामक क्रियाएं, बच्चा इंद्रियों से सीखता है। गामक क्रियाएं किसे कहते हैं? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गामक क्रिया बताइए। तो गामक क्रिया पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना। जैसे अंगूठा उसने डाल लिया, बच्चे ने, छोटा बच्चा है, भूख लगी, उसने अंगूठा डाल लिया, कुछ भी मिला उसने मुंह में रख लिया, है ना। तो ये क्या है? गामक क्रियाएं हैं। खेलता है, पकड़ता है, कोई उसके पास अगर प्लास्टिक का मोर रख दो, 2 साल का बच्चा है तो उसके पास वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या है? गामक क्रियाओं के अंतर्गत। अब कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को एक नाम से और जानते हैं जो लगभग मिलता जुलता है, प्राक संक्रियात्मक। आगे लिख लेना, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है? तो यह होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है।
इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। क्या? इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, क्योंकि बच्चा अब इंटर कर चुका है। 2 से 7 ईयर के बच्चों के साथ में खेलेगा। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 3 साल का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 7 का हो सकता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लायक हो चुका होता है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, आप जानते हो, ठीक है ना। सरकारी विद्यालय में अगर देखा जाए, आज की जो स्टेज की एज है वो 5 साल में एडमिशन होता है, और उससे पहले अगर प्राइवेट में देखा जाए तो और पहले करा दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। शब्द का स्टार्ट कर देता है, मम्मी को मम्मी बुलाने लगता है, पापा को पापा बुलाने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। प्रतीकों का प्रयोग करने का मतलब है सिंबल जानने लगता है, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है अपने साथियों के साथ, पड़ोसी बच्चों के साथ वो खेल खेलने लगता है। वो छुपना जानता है। किसी भी तरीके का जो खेल आपके समाज में होता है वो प्रचलन में वो खेलता है, ठीक है, शुरू कर देता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस आयु के बच्चे, यानी कौन सी ऐसी पियाजे की अवस्था है जिसे खिलौने की आयु कहा जाता है? वो है पूर्व संक्रियात्मक। इसी दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी दौरान उसमें भाषा का प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होने की अवस्था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भाषा का विकास हो जाता है। अगर यह पूछे तो मूर्त संक्रियात्मक, अगर ये पूछे कि प्रारंभ हो जाता है, तो दोनों में फर्क है। यही कहीं ना कहीं यही परेशान करता है एग्जाम में बच्चों को। जब प्रारंभ होने की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक, और जब हो जाए पूरा तो मूर्त संक्रियात्मक। अब थोड़ा सा चंट बच्चा आपको दिख रहा होगा, 7 से 11 साल की उम्र में एंटर कर चुका है। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। ये नोट कर लो, 7 से 11 वर्ष की एज को हम क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उल्टा भी पूछ सकता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना, यानी बच्चा जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, पूरी लाइन, यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा और 100% बनेगा, क्योंकि हर बार ही बना है अभी तक 2011 से। आपसे क्या पूछेगा कि देखो ऐसी अवस्था पियाजे की बता दीजिएगा जिसमें बच्चा तर्क करता है, तो अपने स्टार बना के अपने सहूलियत के साथ, जिससे रिवीजन कर पाओ परीक्षा के समय। उसमें आपको करना है कि बच्चा तर्क कब करता है, तो आंसर मूर्त संक्रियात्मक। बच्चा चिंतन शुरू कब करता है, तो आंसर मूर्त संक्रियात्मक। बच्चा तारीख, या तारीख कर लेना, तारीख, दिन, समय, महीना आदि बताने लगता है, कौन सी अवस्था में? आंसर मूर्त संक्रियात्मक में। अगर क्वेश्चन में पूछे शुरू कर देता है या करता है मूर्त अवस्था में, तो मूर्त मारना है, टेंशन लेने की बात नहीं है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर कर लेता है कि भाई 1 किलो रुई है, 1 किलो लोहा है, 1 किलो कुछ भी ले लो, 1 किलो कुछ भी ले लो, है ना। या 2 किलो सेव ले लो, 1 किलो संतरा ले लो, तो बता देगा कि 2 किलो संतरा, 2 किलो सेव है ये ज़्यादा है, और 1 किलो संतरा है ये कम है। ये बता देगा कि 1 किलो रुई है, 1 किलो लोहा है, तो दोनों बराबर हैं, लेकिन आकार में ज़्यादा रुई लग रही है, तो वो बता देगा, समझने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर एक पॉइंट और बना के लिख लीजिएगा कि गणित का सर्वाधिक ज्ञान, गणित की क्रियाओं को बच्चा किस अवस्था में करता है? गणित की क्रियाओं को बच्चा करता है पूर्व संक्रियात्मक, जोड़ घटाना, है ना, ये सब करता है। अनुपात का अंतर, आकार, ये सब गणित ही तो है। भार, क्रम, क्रम, क्रम को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आ सकता है कि आरोही और अवरोही का ज्ञान बच्चे को किस अवस्था में होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक में। छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ये क्रम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक क्रम है। लाइन से 100 लोग खड़े हैं, बोला कि गिनो, ये क्रम है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा भयंकर गोल्डन क्वेश्चन, ये गोल्डन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मतलब इतनी बार पूछा गया है आप गिन नहीं पाओगे, और हर स्टेट में पूछा गया, यूपी टेट समेत हर स्टेट में पूछा गया। दोस्तों आपसे क्या कहता है कि कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है? जब क्वेश्चन में कहे मूर्त चिंतन,
तो आंसर भाई क्वेश्चन में ही लिखा है, आंसर मूर्त संक्रियात्मक ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों गलती से कह दे वो अमूर्त चिंतन, तो आंसर औपचारिक वाला होगा। औपचारिक को कहते हैं अमूर्त चिंतन। क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन अगर ऑप्शन में हो तो अमूर्त मारिएगा, पूछे अमूर्त पूछे तो अमूर्त मारिए, और मूर्त पूछे तो मूर्त मारिए। और पियाजे की अंतिम स्टेज हम पढ़ रहे हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को लिख लीजिएगा अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष की अवस्था है। 11 से 14 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, 11 से 14 वर्ष की जो अवस्था है वो क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। यह 11 से 14 वर्ष की आगे की अवस्था कहलाती है या 11 से ऊपर की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त, यहां मूर्त करना है, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करता है। यह अमूर्त क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे नदी के किनारे आप बैठे कोई चीज सोच रहे हो, जैसे कवि, वो अमूर्त चिंतन है। और मूर्त का मतलब होता है जो चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि आप अपनी समस्या को खुद ही सॉल्व कर लो, यानी स्मरण करना, मनन करना, चिंतन करना। जब बच्चा बड़ा होता है तो आप चिंतन करते हो, वही है अमूर्त। कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर समझ जाता है कि यह कार्य मेरे लिए ठीक है, यह कार्य मेरे लिए घातक है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। देखो क्वेश्चन में समझिए, बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, मूर्त अवस्था। बच्चा अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन कर देता है, शुरू नहीं करने की बात कर रहा है, तार्किक चिंतन करता है, तो भैया औपचारिक या अमूर्त। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों आज की यह वीडियो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम कितना एग्जाम में ट्रेंड होता है, कौन कौन से नामों से जाना जाता है, और लास्ट में इसी चैप्टर से हम इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों बहुत बारीकी से समझाऊंगा, मात्र 10 मिनट के अंदर पूरी डिटेल के साथ, पूरी शिद्दत के साथ समझिएगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत से पहला एक बारीकी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा स्किनर हो जाएगा। दोस्तों हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से मेरी इतनी गुजारिश है कि पूरी तरीके से शिद्दत से सिलेक्शन लेना है। इस बार हर घर में एक सिलेक्शन आना चाहिए, यह आपको करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता होगा कि क्रिया प्रसूत का नियम यानी क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है, तो समझिए क्रिया प्रसूत का जो मतलब होता है, जो आजकल किताबों में नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई बता पाएगा। मानव एवं जानवरों की ऐच्छिक क्रियाएं, जो मनुष्य जैसे हम हैं, आप हैं, अपनी रोजाना की दिनचर्या में चीजों को करते हैं। कोई दिनचर्या में ऐसी चीज जो हमेशा करते हैं, यानी मनुष्य जो भी कार्य करता है, जो भी ऐच्छिक क्रियाएं करता है, या प्राणी या कोई जीव जंतु जो भी कार्य करता है, उसी को क्रिया प्रसूत कहते हैं। यह चीज आपके दिमाग में बैठ जानी है। अब आप कहोगे सर मजा आ गया, क्रिया प्रसूत मुझे समझ में आ गया। अब बात आती है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह पूछ सकता है कि एसआर थ्योरी किसने दिया है, तो एसआर थ्योरी भी भैया किसने दिया है? एसआर थ्योरी भी दिया है, स्किनर ने दिया है। अब 2 पॉइंट आपको और लिखने हैं। क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम है वो किसके आधार पर है, किसका जो है किसके समकालीन है, या कह सकते हैं कि किसके ऊपर आधारित है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने 1938 में किया। दोस्तों सबसे पहली बात तो आ सकती है कि स्किनर कहां के मनोवैज्ञानिक हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है, यह विश्वास मानिएगा। स्किनर अमेरिका के हैं, यह आपको बात माननी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। कब किया है? 1938 में किया है। ठीक है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, जिसमें मुख्य नियम में 3 थे, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। पूरी तरीके से प्लेलिस्ट को अपडेट किया जाएगा और हर
सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ाया जाएगा, अभी केवल प्लेलिस्ट बनने दीजिएगा। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं, जरा इसको देख लीजिएगा। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जबकि आपको मैं बता देता हूं आपकी जो है मेमोरी के लिए, यसार्थ सिद्धांत दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, जबकि आरएस थ्योरी अगर पूछ ले तो थ्योरी दी है क्रिया प्रसूत के जन्मदाता स्किनर ने। दोनों में फर्क है। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि हमारे लिए यस इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है, यानी उद्दीपक इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किनर कहते हैं मेरे लिए स्टिमुलस बाद में, मेरे लिए सबसे पहले रेनफोर्समेंट यानी पुनर्वलन इंपॉर्टेंट है। इस आर का मतलब है रेनफोर्समेंट, मैं आगे बताऊंगा, जिसका मतलब होता है पुनर्वलन। तो इसलिए आपको याद रखना है कि स्किनर का जो सिद्धांत है वो आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर का जो सिद्धांत है वो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी है। स्किनर का सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। स्किनर का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत से भी जाना जाता है, और ये दोस्तों सेकंड ज्यादा यानी सबसे द्वितीय दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा, यानी इसके बाद ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी स्किनर ने दिया है। चैनल पर पहली बार है तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना एक सिलेक्शन देकर जाना, जरूरी नहीं है सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो बनते हैं देखिएगा, क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। कहता है ये बताओ कि आर टाइप की थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है, यहां आर टाइप कर लेना। आर टाइप की थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी आंसर स्किनर जाएगा। आरएस थ्योरी किसने दिया है, तो भी आंसर स्किनर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बताया था कि इन्होंने आर रेनफोर्समेंट को इंपॉर्टेंट बताया है, इसीलिए इन सिद्धांत को आर टाइप का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत का क्रिया प्रसूत का नियम आप सभी को पता है, लेकिन अब क्वेश्चन में आता है कि बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है। तो बीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है, साथ में लिख लेना है कबूतर पर प्रयोग किया है। कबूतर बहुत इंपॉर्टेंट है, चूहा और कबूतर, पूंछा चूहा ही जाएगा। क्वेश्चन में यह भी स्किनर ने बाद में क्या किया, दोनों पर प्रयोग किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मनोविज्ञान में सिद्धांत माना जाता है वो स्किनर का चूहे वाला प्रयोग माना जाता है। तो मान्यता किसको प्राप्त है, चूहे के प्रयोग को मान्यता प्राप्त है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, आर टाइप थ्योरी सिद्धांत कहा जाता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं सबसे जबरदस्त तरीका, सबसे बेहतरीन स्लाइड में। देखिए दोस्तों कि चूहा है क्या, अनुक्रिया करता, और वहां पर अनुक्रिया करता क्या था, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली थी, और वहां मछली क्या थी, मछली उद्दीपक था, जो हम कहते थे उसको यहां पर स्टिमुलस कहा जाता था। यहां पर कह रहा है कि जो आपका अनुक्रिया करता है वो चूहा है और भोजन है वो पुनर्वलन है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्किनर के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो वो है पुनर्वलन। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्किनर ने किस पर बल दिया, तो आंसर पुनर्वलन। अगर क्वेश्चन में तीसरे तरीके से यह पूछा जाए कि पुनर्वलन पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया, तो भी आंसर स्किनर जाएगा। मेरी बात गौर से सुनना दोस्तों, छोटे छोटे बारीकी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब पुनर्वलन है क्या, पुनर्वलन क्या है, अब बात यहां पर आ जाती है मेरे लाल। तो देखिए पुनर्वलन दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है। पुनर्वलन क्या है, दो प्रकार का होता है, पहले मैं बता देता हूं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। अब पुनर्वलन क्या है समझो, चूहा दोस्तों ये है, और चूहा ये है, यहां पर एक लीवर लगा है, और चूहा जैसे ही लीवर को दबाता है वैसे ही उसको खाने को भोजन मिलता है। जैसे ही चूहा, देखिए यहां पर क्या है, एक पेटी बंधी हुई है, उसमें खाना है चूहे का, जैसे ही वो चटकनी दबाएगा या यहां पर क्या, यहां पर स्विच को दबाएगा या उसका पैर यहां पर पड़ेगा, उसको तुरंत एक बार खाना मिलेगा, फिर पड़ेगा तुरंत खाना मिलेगा। लेकिन अगर यह अपना पैर उल्टा दबा दे, यानी इस लीवर को उल्टा जो है दबा देता है, तो इसका पैर, इसके पैर में चोट लग जाए तो दोस्तों दोबारा वो नहीं जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर खाना मिलेगा तो ये उसको पता हो गया कि यहां से खाना मिलता है। अगर उसके चोट लग गई तो उसको पता हो गया कि यहां चोट वाली भैया
यहाँ भावई है, यहाँ भावई फट जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं जाना है। इसीलिए सकारात्मक पुनर्वलन वो है जब वह क्रिया को दोहराएगा, जब उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भाई नकारात्मक वह है जहां पर उसको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे चोट लगी, अब कहेगा भैया नहीं जाऊंगा, यहां तो खतरा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया। पुनर्वलन का प्रयोग किया है स्किनर ने, लेकिन पुनर्वलन का जो जनक है, जो शब्द है, जो सिद्धांत है, वो किसने दिया है? वो नहीं दिया है वो किसने दिया है? वो दिया है क्लार्क हल ने। स्किनर ने प्रयोग किया है, स्किनर ने पुनर्वलन पर बल दिया है, स्किनर ने आर टाइप की थ्योरी दी है, लेकिन पुनर्वलन का सिद्धांत क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि भैया किसने दिया है? सीएल हल ने दिया है। इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, क्लार्क हल याद कैसे करोगे? पुनर्वलन बल लगाओगे तभी हल चलेगा। खेत में हल कैसे चलेगा? जब बल लगाओगे। क्लियर है? चलिए, क्लार्क हल ने सीएल हल की बात करें तो यहां पर इतना ही आपको याद रखना है। अब पूरे सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि एक बार जान लेते हैं कि स्किनर ने आखिर किया क्या। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर दोनों पर प्रयोग किए, तो इस पर अंडरलाइन कर लो, इस पर अंडरलाइन कर लो। कमेंट करोगे तो दोस्तों यहां पर आप यही कहोगे कि क्या सर कबूतर पर भी जो है स्किनर ने किया? बिल्कुल किया है। ठीक है, उसने चूहे को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्वलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की है। तो आप सभी को पता है ना कि अगर स्किनर की बात आए तो चूहे और कबूतर के लिए जाने जाते हैं, और उनको प्रशिक्षित करने का काम पुनर्वलन के द्वारा किया है, जो मैं पुनर्वलन को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, उनके जनक को समझा चुका हूं। अब बात आती है यहां पर, और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए। इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष वॉक्स का प्रयोग किया था। देखिए, विशेष वॉक्स का जो प्रयोग किया था, इस वॉक्स को क्या कहा गया? इस वॉक्स को यहां पर जो है, इस वॉक्स को बाद में क्या कहा गया, पहले क्या कहा गया, दोनों को बताते हैं। देखिए, इन्होंने प्रयोग के लिए जो चूहे के लिए एक बॉक्स का प्रयोग, जो कबूतर के लिए एक बॉक्स का प्रयोग किया था, उसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम दिया। लेकिन बाद में जब स्किनर नहीं रहे और उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उनके सम्मान में इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा गया। क्या कहा गया? स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन में एक बार पूछा भी गया है कि जो बॉक्स यूज किया जाता है पुनर्वलन में, उसका नाम क्या है? तो स्किनर बॉक्स है। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, छोटा छोटा भले ही लिखा हो, लेकिन यह 5 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। भाई हमें क्या कबूतर और चूहे की पढ़ने की पड़ी है? हमें क्या बिल्ली और पावलाव में कुत्ता को पढ़ने की जरूरत पड़ी है? भाई ये कक्षा में प्रयोग होने चाहिए, यही तो इंपॉर्टेंट है ना, है ना? सिंपल सी बात है। तो जान लेते हैं कि क्रिया प्रसूत का नियम क्यों आया, शिक्षा में महत्व क्या है, एजुकेशन में अगर इसका प्रयोग देखा जाए क्या है। इसका प्रयोग बालक के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि करना है, इंक्रीजमेंट अगर करना है, तो भाई किसका प्रयोग करेंगे? तो स्किनर का सिद्धांत। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, एक नई दिशा देता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रित करके वांछित व्यवहार का सृजन करता है। यानी जो उद्दीपन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पुनर्वलन इंपॉर्टेंट है, और उसको एक बेहतरीन दिशा देता है। क्या? एक शिक्षक। किसको? एक छात्र को। ठीक है, चलिए, ये हो गया स्किनर। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। वही वाला पुनर्वलन सकारात्मक है, तो सकारात्मक कार्य में अगर सफलता मिलेगी तो आप नए जोश के साथ लग जाओगे, और अगर फेल हो जाओगे तो निराश हो जाओगे, है ना? सिंपल सी बात, वही चीज है ना। इसमें पुनर्वलन को बल मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? स्किनर जाएगा। ठीक है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। तो क्वेश्चन में अगर पुनर्वलन आए तो तुरंत रेनफोर्समेंट आए, तो तुरंत दोस्तों ये रेनफोर्समेंट की इंग्लिश है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो अगर ये आ जाए ना, इसी को आर टाइप कहा जाता है, तो आ जाए स्किनर मार देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है? मिलते हैं 5 सेकेंड। एडवर्ड, गेट्स, थॉर्नडाइक, स्किनर। समय समाप्त हुआ। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर के साथ। नेक्स्ट, स्किनर ने प्रयोग किया, तो स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? बहुत सिंपल सी बात है कि चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया। हम ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट,
सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल होगा। अनुभव मिलता है। अभ्यास अभ्यास सभी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी पॉजिटिव है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन मानी जाती है? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो किसकी देन है? सिंपल सी बात है दोस्तों, स्किनर की देन है। अगर मैं बात करूं यहां पर स्किनर की तो अच्छे से मैं दिखा भी दूंगा। आरएस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? एसआर वॉन्ट दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने। तो आपका समय समाप्त हुआ। और आरएस थ्योरी का सिद्धांत दिया है स्किनर ने, और आरएस थ्योरी का सिद्धांत स्किनर की बात करते हैं, उल्टा लिख गया है, कोई बात नहीं। एसआर थ्योरी का सिद्धांत और आरएस थ्योरी का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में अगर आपको लगता है कि हम बहुत लेट आए हैं तो आपको तुरंत 2 से 3 घंटे के अंदर सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, तुरंत उसको खत्म करिए और एग्जाम में बेहतरीन तरीके से शिरकत करिएगा। सारी प्लेलिस्ट आपको कल तक जो है, कल एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, ठीक है। स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम है, तो आंसर जाएगा डी के साथ। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया है? स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन स्किनर ने, नैतिक स्किनर ने, ठीक है। ये आपके लिए नया हो सकता है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिख दिया है तो ये नया हो गया, स्किनर इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, तो बौद्धिक विकास में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, आपको जवाब देना है। तो दोस्तों यहां पर जो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, सूझ का सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों आज की यह वीडियो मनोविज्ञान की पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें शून्य से शिखर तक मनोविज्ञान को अपडेट कराया जाएगा। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो भी परिवार, जो भी बहन भाई हमारे अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं, चाहती हैं, तो यह प्लेटफॉर्म आपकी पूरी मदद करेगा। 100% एक घर में सरकारी सीट आनी चाहिए। तो क्यों ना हम अपने नोट्स को मेंटेन करें, हर प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दी जाएगी, हर सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कराया जाएगा। पुराने बच्चे एक बात और बारीकी से ध्यान रखें कि पूरी तरीके से हम अपने नोट्स को अपडेट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम एग्जाम में इस चैप्टर को हैंडल करें। लास्ट में इस वीडियो से हम 10 क्वेश्चन इसी चैप्टर से लगा लेंगे। तो चलिए यहां पर अपने नोट्स में सबसे पहली हेडिंग डालनी है आपको कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब देखिए थॉर्नडाइक से संबंधित 3 पॉइंट जो प्रत्येक बच्चे को आने चाहिए। पहला पॉइंट कि थॉर्नडाइक क्या है? थॉर्नडाइक एक है मनोवैज्ञानिक। कहां के हैं? वो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, पहला पॉइंट। दूसरा, थॉर्नडाइक को किस मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों पशु मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा जाता है, यानी यह जो मनोवैज्ञानिक है यह पशु मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। थॉर्नडाइक के तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है गाइस कि भाई ये बताओ कि मनोविज्ञान में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को। अच्छा, रीजन बच्चे पूछेंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले पशुओं पर जो प्रयोग था, एनिमल्स पर जो स्टडी की थी, वो थॉर्नडाइक महोदय ने की थी। E.L. थॉर्नडाइक, याद रखेंगे पूरा नाम क्या है? E.L. थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, पशु मनोवैज्ञानिक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहले प्रयोग किया है पशुओं पर। दोस्तों अगले पॉइंट पर हम बढ़ेंगे। देखिए अगर वीडियो को थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें, आप बहुत सारे बच्चे पहली बार होंगे, तो हम ये उम्मीद दिलाते हैं, उम्मीद पर ही दुनिया चलती है दोस्त, क्लियर है। क्योंकि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कास्ट राष्ट्र हित में कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत बड़ा कार्य होता है। इसलिए लाखों बच्चे यहां से हर 6 महीने में निकलते हैं। अगला नंबर आपका है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पूरा ज्ञान आपके माइंड में भेजे में भरना है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। यहां पर हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि 2 पॉइंट और इस एक्स्ट्रा में बताएंगे यहां पर कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, इस क्वेश्चन को नोट करिए, शिक्षा मनोविज्ञान डैश E.L. थॉर्नडाइक, ऐसे लिख लीजिएगा स्टार बना के। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है। या एक और क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ सकता है कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? वो भी दोस्तों किसकी है? थॉर्नडाइक महोदय की है। यह भी नोट कर लीजिएगा।
अब बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक को इन्होंने कब लिखा था, तो तुरंत यहां पर नोट डालिएगा 1913 ईस्वी में इस प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को थॉर्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित शिक्षा मनोविज्ञान में किया था। कब किया था? 1913 में, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखें, जो आपका सिद्धांत है ना, ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। दोस्तों क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है कि बहुत सारे परिवार इस परेशानी से गुजर जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में हम ये सोच कर जाते हैं कि हमने तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा था। अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, इसमें वो स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है कि अरे ये मुझे सब कुछ आता है, ये मैंने सब कुछ लिख के रखा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सारे लोगों के पास किताबें अच्छी अच्छी होती हैं, अलमारी में सजा कर रखते हैं, लेकिन उनको खोलने में बड़ी दिक्कत होती है। ये हमारे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता है, इसलिए बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ वीडियो वॉच करें। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? तो देखिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर थॉर्नडाइक जाएगा महोदय। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर थॉर्नडाइक जाएगा महोदय। क्लियर है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत गाइस किसने दिया है? तो यहां पर आंसर थॉर्नडाइक जाएगा। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर थॉर्नडाइक फिर से जाएगा। और संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक जाएगा। एक और यहां पर नोट और बढ़ा लो आप, एक और बढ़ा लो कि आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका भी आंसर किसके साथ जाएगा? आवृत्ति का सिद्धांत हमने नहीं लिखाया है, तो नोट करिएगा कि थॉर्नडाइक महोदय ने आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और इस उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को SR थ्योरी भी कहा जाता है। S फॉर स्टिमुलस, अनुक्रिया फॉर रेस्पॉन्स। ये मैं आगे बताऊंगा, अभी केवल लिख लो, ठीक है? तो यार याद रखो कि अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये सभी प्रयास एवं त्रुटि यानी प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के सभी नाम ही हैं। एक सिद्धांत के इतने नाम आपको याद करने हैं, इससे ज्यादा आप एग्जाम में परेशान ना हो, ठीक है? चलिए अब बात यहां पर आ जाती है कि यह बताओ दोस्तों कि थॉर्नडाइक के नियम कितने हैं। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि यह बताओ कि थॉर्नडाइक का मुख्य नियम इनमें से कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका, थॉर्नडाइक का कौन सा गौड़ नियम इसमें है। तीसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका, मुख्य नियम कितने दिए हैं। चौथा तरीका, गौड़ नियम कितने हैं थॉर्नडाइक के। पांचवा तरीका, यह बताओ कि कितने मुख्य नियम हैं तो कौन सा मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, तो है और नहीं है में बच्चे परेशान होते हैं। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ याद करना, एक एरो बना के लिख लेना है कि थॉर्नडाइक के दो नियम हैं, एक है मुख्य नियम और एक है गौड़ नियम। अब इसके अंदर जाते हैं। मुख्य नियम थॉर्नडाइक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखने हैं जो आपको यहां पर 3 दिख रहे हैं, और आपको प्रैक्टिकल करके हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से, इंग्लिश में भी बता देंगे जिससे बच्चे परेशान ना हो। तो समझिएगा दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, तो 2 दिए हैं। बोले कौन से? पहला दिया है मुख्य नियम, दूसरा दिया है गौड़ नियम। अब क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि मुख्य नियम कितने दिए हैं। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए मुख्य नियम कितने दिए हैं, तब दोस्तों वहां पर अभ्यास का नियम यानी 3 दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। अब देखो, समझो एक एक को बारीकी से। आपने ये लिख लिया होगा, इसी में एरो बना के अभ्यास के नियम में आप अपनी चीज को लिख सकते हो। अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम और प्रभाव के नियम में सबसे पहले हम अभ्यास को देखते हैं। देखो, अभ्यास का मतलब क्या है? कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, है ना। तो अभ्यास का नियम दोस्तों वो नियम है जिसको कहा जाता है क्या? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज वो सिद्धांत है, जैसे आप
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जैसे मनोविज्ञान ही ले लेते हैं, तो उसको अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो तुरंत भूल जाओगे। 6 महीने बाद हम पढ़ाई छोड़ दें, हम भूल जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं ना आप सर्वशक्तिमान हैं। यदि कंडक्टर, यदि चालक किसी बस को चलाते हुए 10 साल का गैप ले लेता है तो वो परेशान हो जाएगा। अभी वो इतना माहिर है कि वो खाना खाते खाते चीजों को बैलेंस बना लेता है, सवारी कहां उतारनी है सब कुछ कर लेता है, ठीक है ना। अभ्यास से क्या होता है, चीजें सटीक होती हैं। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम होता है लॉ ऑफ रीडनेस। तत्परता का नियम दोस्तों वो होता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है। तत्परता का नियम क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है। जैसे आप अपने आने वाले एग्जाम में पूरी तरीके से लगन और मेहनत से लगे हुए हो तो वह तत्परता का नियम है। प्रभाव या परिणाम का नियम क्या है दोस्तों, प्रभाव या परिणाम का नियम होता है इफेक्ट ऑफ और या सेटिस्फैक्शन, यानी लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो सेटिस्फैक्शन है या जो लॉ ऑफ इफेक्टनेस वाली बात आ रही है, प्रभाव का नियम कहलाता है। मतलब यह 2 प्रकार का होता है, या तो निगेटिव होगा या तो होगा पॉजिटिव। प्रभाव मतलब अगर आपके 10th में अच्छे नंबर आए तो आपकी माताजी ने आपको एक मोबाइल दिला दिया। अब एकदम से आपके अंदर जोश आ गया, अरे भैया 10th में ये था तो 12th में क्या होगा। और अगर दूसरी तरफ जो है अगर आप फेल हो गए तो वही जो है बेलन बजने लगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चे का आने वाला रिजल्ट भी दोस्तों कहीं ना कहीं खराब करेगा, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। अब बात आती है दोस्तों यहां पर गौड़ नियम। गौड़ नियम है 5, समझिए। गौड़ नियम को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में केवल इतना याद रखना है कि गौड़ नियम कितने हैं, 5 हैं। एक है बहुप्रतिक्रिया, एक है मनोवृत्ति, एक है सहचर्य, एक है आत्मीकरण और एक है आंशिक क्रिया। यह 5 नियम आपको याद रखने हैं। यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5, अच्छा यहां उल्टा लिख गया है, 1 2 3 4 5, हाँ ऐसे ही चला था एरो, देखिए ऐसे एरो गया और ऐसे आपको याद रखना है। यानी बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक, आत्मीकरण और सहचर्य। तो गौड़ नियम कितने हैं, आंसर 5। कौन कौन से हैं, बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक, आत्मीकरण और सहचर्य। और भैया यहां पर कितने हैं मुख्य नियम, 3, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। क्वेश्चन कल को एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो आपको 3 तो होंगे लेकिन एक चौथा कोई यहां से डाल देगा आपको, तो यहां वाला अगर डाल दिया तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं है, 3 स्लाइड और देखेंगे फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। 3 स्लाइड और देखेंगे फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन थॉर्नडाइक से ये पूछता है, ये बताओ कि कौन सा सिद्धांत मंद बुद्धि बच्चों के लिए होता है। तो ऑप्शन दे देगा पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, है ना, फला। तो कैसे समझेंगे, तो चलिए जानते हैं पूरे थॉर्नडाइक के प्रयोग को। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले क्या किया, प्रयोग किया। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चूहा। तो आंसर होगा बिल्ली पर किया है। दोस्तों बिल्ली कैसी है अगर पूछे तो बिल्ली है दोस्तों भूखी बिल्ली है। और अगर क्वेश्चन में पूछे कि बिल्ली का जो उद्दीपक है, बिल्ली का जो खाना है वो क्या है, मछली है। और मछली कैसी है, मृत मछली है। मछली कहां रखी है, पिंजड़े के बाहर रखी है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये देखिए मांस यहां पर रखा हुआ है, बिल्ली ये है और ये क्या है, बॉक्स है। अब यहां पर हम प्रयोग करके आपको बताएंगे, सब टेंशन आपको मुक्त करा देते हैं कि आप परेशान होते हो कि यस क्या है, आर क्या है, रेस्पॉन्स क्या है और यहां पर अनुक्रिया क्या है, उद्दीपन क्या है। तो देखिए जो अनुक्रिया करता होता है वह क्या होता है, वह बिल्ली है। जैसे हम क्या हैं, हम और आप अनुक्रिया करता हो, आप क्या हो, रेस्पॉन्स हो। क्यों रेस्पॉन्स हो, आपका उद्दीपन क्या है, एक जॉब लेना, सरकारी जॉब लेना। तो समझो मेरी बात गाइस, आप क्या हो, रेस्पॉन्स हो, आप क्रिया कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जी जान से शिद्दत से मेहनत कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको उद्दीपन चाहिए, उसी में सब कुछ है। इसीलिए इसी तरीके से यह बिल्ली क्या है,
उद्दीपन करता नहीं, अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स करता है। और दोस्तों उसकी जो जाव है, इस समय वह भूखी है, अगर यह जीना चाहती है तो उसे खाना चाहिए, तो वह उद्दीपन यस कहलाता है। इस यस को कहते हैं स्टिमुलस कहा जाता है, और SR को कहा जाता है रेस्पॉन्स कहा जाता है। यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जब दोस्तों यह अनुक्रिया करता इस खाना तक, यह बिल्ली इस खाना तक पहुंच जाती है, तो आपको बता दें कि इसके बीच में यस आर बॉन्ड बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस सिद्धांत को यस आर थ्योरी का सिद्धांत। प्रयोग कैसे किया समझिए। कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य को प्राप्त किया। कई बार दोस्तों बिल्ली कई बार जो है करती है क्रिया, उछल कूद करती है इस पूरे पिंजड़े में, और उसने अचानक एक लीवर पड़ा होता है, जैसे ही इस पर लीवर पर अचानक पैर पड़ा और ये सट से दरवाजा ओपन हो गया। और दरवाजा ओपन हुआ तो उसको भैया लार टपकाती हुई बिल्ली उस मछली को देख रही थी, जो मृत मछली, मांस के टुकड़े पड़े थे, उसको खाने के लिए उतावली हो गई और खाया और पेट भरा। कई बार बिल्ली जो है पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य को प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा जो उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया है, वही दोस्तों अनुबंधन कहलाती है। वही दोस्तों इसके बीच में जो रिलेशन बना है, ये बीच वाला जो रिलेशन है, यसार बॉन्ड है, यही अनुबंधन कहलाता है। स्किनर वाले में और अच्छे से, पावलाव वाले में और अच्छे से अनुबंधन वर्ड को समझाएंगे, लेकिन आज कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर समझ में नहीं आया। हम चलेंगे दोस्तों, हम फिर यहां पर क्वेश्चन लेंगे, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है। समझिए, क्वेश्चन में ये कहता है कि ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्यों पढ़ाया जाता है। आपके दिमाग में ये भी होगा कि थॉर्नडाइक स्किनर का सिद्धांत क्यों हमें पढ़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है। तो समझो, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत सिखाता है। बच्चों को त्रुटि यानी बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है, यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत समझाता है आपको। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीखता है। आंसर थॉर्नडाइक। अब देखो क्यों, क्योंकि देखो बार बार प्रयास करवाने से ही तो इस क्वेश्चन का जो यानी सिद्धांत का नाम ही है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो क्वेश्चन में कल को आ जाए एग्जाम में कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बार बार प्रयास बच्चों को करवाना चाहिए, किस सिद्धांत पर आधारित है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर। पहला क्वेश्चन, बच्चों से त्रुटियां संभव हो जाती हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है, आंसर थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीखता है, आंसर थॉर्नडाइक सिद्धांत। और चौथा और लिख लीजिएगा कि बच्चा धीमी गति से कब सीखता है, या किस सिद्धांत से बच्चा धीमी गति से सीखता है, तो वहां पर थॉर्नडाइक का सिद्धांत। क्यों सीखता है, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्यों सीखता है, उसका रीजन ये है। देखिए, धीमी गति से इसलिए सीखता है कि प्रयास करेगा फिर त्रुटि किया, फिर प्रयास करेगा फिर त्रुटि किया, प्रयास किया भूल गया, फिर प्रयास किया फिर भूल गया, फिर त्रुटि किया, फिर आगे एक ऐसा समय आता है जिससे वो कंठस्थ कर लेता है अपने पूरे सिद्धांत को। अब पहला क्वेश्चन आपसे लेता हूं, 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन आप कर लोगे। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों, तो थॉर्नडाइक जो है आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए यहां पर आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। वीडियो में अगर आप पहली बार है तो देखो, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए हर शेरनी ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस बार यह अंतिम मौका है, अंतिम तांडव होगा, क्योंकि सिलेक्शन इस बार हर घर में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं, तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। एक था मुख्य नियम, यानी 2 नियम में थे क्या, एक मुख्य नियम था और एक गौड़ नियम था। गौड़ नियम में 5 नियम थे और मुख्य नियम में 3 नियम थे। तो मुख्य नियम पूछा है तो मुख्य नियम कितने हो जाएंगे, मुख्य नियम 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे भैया, एक अभ्यास का नियम हो जाएगा, एक तत्परता का नियम हो जाएगा, तत्परता है ना, और एक अभ्यास का मतलब एक्सरसाइज वाला, और एक तत्परता का हो जाएगा यानी रीडनेस की बात करेगा, और एक सेटिस्फैक्शन यानी प्रभाव का नियम की बात करेगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है,
दोस्तों याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में जो जानवर चुना है वो बिल्ली पर प्रयोग किया है। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। दोस्तों अगर भूखी बिल्ली थी तो आपको एक चीज और मैं बता दूं कि उसका खाने का जो उद्दीपक था वो क्या था? वो मछली था। ठीक है, मछली दोस्तों नहीं था, मृत मछली था। इस चीज को आप याद रखें। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कौन सिद्धांत यानी कौन सा सिद्धांत दिया है? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? ये क्वेश्चन नया इस वीडियो में मैंने नहीं बताया। जब मैं बुद्धि का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें थॉर्नडाइक एक बार और मिलेंगे आपको। तो वहां पर थॉर्नडाइक ने एक बहुकारक का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को आप केवल अभी लिख लो। बहुकारक का सिद्धांत यह किससे संबंधित है? यह बुद्धि से संबंधित है। यह तो मैं अभी सिद्धांत पढ़ा रहा था। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक का यह क्वेश्चन मैंने ले लिया है। बुद्धि में यहां बहुकारक सिद्धांत में वहां पर मैं बताऊंगा तो समझ लो, फिर यहां से भी मैं बता देता हूं। बहुकारक सिद्धांत में ये थॉर्नडाइक ने बताया है कि बुद्धि बहुत तरीके से होती हैं। यहां पर ऑप्शन डी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? देखिए, गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है मैं आगे पढ़ाऊंगा। गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है, सारे बच्चे उस वीडियो में उस लिंक को देख लें। अगर आप एग्जाम के कुछ दिन पहले देख रहे हैं वीडियो तो उस लिंक को जो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन है, फटाफट उस लिंक पर क्लिक करो और एग्जाम से पहले सारे चैप्टर को क्लियर कर लो। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी पावलोव, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत परदाइमर, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये दोस्तों अभी अभी मैंने पढ़ाया। यही तो दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है, अगला, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम यहां पर लॉक करेंगे। सिंपल सी बात है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो दोस्तों सीखने के जो नियम है ना वो किए हैं थॉर्नडाइक ने। अगर पूछा जाए कि प्रथम सीखने का नियम किसने दिया है तो भी आंसर थॉर्नडाइक ही जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन, उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाने वाला है वो भी आंसर थॉर्नडाइक ही जाएगा। उद्दीपक को कहते हैं यस और अनुक्रिया को कहते हैं आर, यानी रेस्पॉन्स और स्टिमुलस या यस आर बॉन्ड की बात अभी मैंने करी थी ना, तो वहां पर इसी चीज को देखा जाएगा। यसार सिद्धांत किसने दिया है गाइस? तो यसार सिद्धांत भी किसने दिया है? यानी यस आर स्टिमुलस रेस्पॉन्स। आंसर थोड़ी ना बदलेगा गाइस, ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। बहुत सुंदर, जबरदस्त। अधिगम का बंद का सिद्धांत संयोजनवाद। संयोजनवाद हम कहेंगे सर संयोजनवाद की मैंने बात करी थी। संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत मिस्टर थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तुरंत नोट करो, कहां से क्वेश्चन बदलेगा, कहां से पूछेगा। कितने गौड़ नियम दिए हैं? देखिए मैंने आपसे कहा 5 नियम गौड़ हैं, 3 नियम मुख्य हैं जिसमें बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक, आत्मीयकरण, ये सभी दोस्तों गौड़ में आते हैं। इसलिए गौड़ हैं। क्या गौड़ हैं दोस्तों? 5 हैं। और यह कितने हैं? यह दोस्तों मुख्य हैं। इस चीज पर आप हमेशा नजर रखें। दोस्तों गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर यदि पहली बार थे तो मुझे यह बताएं, यदि जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि आपने क्या सीखा इस वीडियो में। मैं ये कह सकता हूं यूट्यूब पर पहली बार दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत इतना मजबूत हो गया होगा कि किताबों में ऐसी व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरीके से गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करवाया है आपके द्वारा, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो आप ही के द्वारा बनेगा भाई, सिलेक्शन भी आप ही के द्वारा मिलेगा। तो इस बार नंबर है आपका, उखाड़ फेंकेंगे एग्जाम को और एक सरकारी सीट लेंगे राष्ट्र हित में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को पूरा वीडियो को यानी पूरी सभी वीडियो को देखने के लिए लिंक को फॉलो करें। वंदे मातरम। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए, सिलेक्शन को प्राप्त करने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड में लाखों बहनें लाखों भाई जुड़े हुए हैं। सिलेक्शन के लिए टेलीग्राम को सर्च करेंगे फॉर PDF एंड यहां पर जो है ऐसा लोगो मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वंदे मातरम।